हे एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 14 मार्च द हिंदू। तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई है, इंडिया ने ऑस्कर जीते हैं और एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर्स। इंडिया की जो पास्ट हिस्ट्री रही ऑस्कर्स में वो काफ़ी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। 2009 में लास्ट टाइम इंडिया ने जय हो एज अ सॉन्ग में ऑस्कर जीता था एज अ बेस्ट कंपोज़र, जो कि ए आर रहमान ने उस सॉन्ग को कंपोज किया था। ठीक है, तो अब इंडिया ने फिर से 2 ऑस्कर जीते लगातार। तो ये दिखाता है कि इंडिया की डोमिनेंस, चाहे वो जियोपॉलिटिकली हो, चाहे फिर वो म्यूज़िक में हो और चाहे फिर वो पॉलिटिकली हो, हर तरीके से इंडिया की डोमिनेंस वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। डोमिनेंस इन द सेंस इंडिया लगातार बेटर होता जा रहा है। तो हमारा आर्टिकल है ऑस्कर्स कम्स होम। एक नहीं दो, सीधे 2 ऑस्कर्स आए हम लोग के पास। कैसे? वाया नाटू नाटू एंड द एलिफेंट विस्परर। 2 तरीके से ऑस्कर हमारे पास आए हैं। पहला आया है नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि मोस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की तरीके लिया गया, और दूसरा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको लिया गया है, जिसका नाम था द एलिफेंट विस्परर। अब चलते हैं हम लोग अपनी वोकैब्स पे। तो हमारा आज का पहला वर्ड है मार्कर। मार्कर का मीन्स क्या होता है? मार्कर का मीन्स, जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं कि मार्कर से चीज़ को मार्क कर दो। कोई भी चीज़ को हम लोग मार्क क्यों करते हैं? उसको इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, उसको ये शो करने के लिए कि इस चीज़ में कुछ इंपॉर्टेंस है जो चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का पहला वर्ड का मतलब क्या? अंडरलाइन एंड शो दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट। मार्कर का मतलब क्या होता है? किस चीज़ को अंडरलाइन करके शो करने कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग का सेंटेंस क्या बन जाएगा? हिज वर्क वॉज द मार्कर ऑफ हिज एक्सीलेंस। उसका काम, जो उसने काम किया था, वो मार्कर था। मतलब वो उसका जो एक्सीलेंस, उसके अंदर जो एक्सीलेंस अपने काम करने में, जिस बेटरनेस से वो अपना काम करता है, उसको डिफाइन करता है। अपने वर्क से उसने दिखा दिया वो कितना एक्सीलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पे नॉड। नॉड का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा नॉडी, एक पहले कार्टून आता था। तो नॉड का मतलब क्या होता है? अप टू मेक क्विक डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हेड डेलिबरेटली एज इन सैल्यूटेशन। अपने हेड को किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के आगे, हो सकता है वो आपके टीचर्स हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो, तो अपने हेड को झुकाना किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के आगे नीचे की तरफ। ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉडिंग। जैसे हम लोग स्कूल में भी जब गुड मॉर्निंग मैम बोलते तो हमेशा सर को झुकाते हुए बोलते गुड मॉर्निंग मैम, या नमस्ते बोलते तो हम लोग का अपने आप से सर झुक जाता है। तो अब हम लोग का इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉड। नॉड का मतलब क्या होता है? अपने सर को झुकाना, किस चीज़ के लिए? किसी की रिस्पेक्ट करते हुए। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही नॉडेड हिज हेड इन रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर। उसने अपने सर को नॉड किया, उसने अपने सर को झुका दिया। किस लिए? एज अ रिस्पेक्ट में, इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर, अपनी टीचर के सामने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिविटी वर्ड बना है इंक्लूसिव से। इंक्लूसिव वर्ड का मतलब होता है इंक्लूड करना, सबको एक साथ लेना, किसी भी धर्म को, किसी भी पक्ष को, किसी भी इंसान को, किसी भी रेस, किसी भी जेंडर, कोई परेशानी नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग एवरीवन, सबको इंक्लूड करना। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिविटी। महात्मा गांधी की जो लाइफ है, महात्मा गांधी की जो ज़िंदगी है, वो एग्जाम्पल इंक्लूसिविटी का। मतलब उनकी जो इंक्लूसिविटी थी, उन्होंने उसमें सबको इंक्लूड कर लिया था, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, तो उन्होंने सबको इंक्लूड किया था। तो इसी को बोलते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है? चीज़ों को इंक्लूड करना, अपने अंदर लेना। ठीक है, वोक पास्ट फॉर्म होती है वेक की। वेक का मतलब क्या होता है? जगना। तो पास्ट फॉर्म ऑफ वोक होता है। वोक की तब यूज़ किया जाता है जब कोई पास्ट का इवेंट बताते हैं। ठीक है, तो वेक की जो पास्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं वोक। तो वोक का मतलब क्या होता है? टू रिमेन अवेक, जग जाना। ठीक है, इस एग्जांपल क्या होगा? ही वोक एट द मिडल ऑफ द नाइट। ये हम लोग कब बोलते हैं? जब अगली सुबह हो गई होती है, हम लोग पिछले रात की बात कर रहे होते हैं, वो रात के बीच में अचानक से जग गया। तो वो क्या होता है? वेक की पास्ट फॉर्म होती है। मतलब इसको कैसे यूज़ किया जाता है? पास्ट टेंस की तरीके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का वर्ड है डॉन। डॉन का मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द मॉर्निंग। सुबह के समय जो पहली रोशनी होती, जो पहली किरण आती सूरज की तरफ से, उसको हम बोलते हैं डॉन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डॉन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वेकिंग। जो सबसे अच्छा समय होता है वॉकिंग के लिए, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वॉकिंग के लिए, वो क्या होता है? डॉन। डॉन इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वॉकिंग। जो डॉन का समय होता है, सुबह का समय होता है, वो सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस समय की जो एयर होती है सबसे फ्रेश होती है वॉकिंग के लिए। नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या? चीयर। ये आप लोगों ने सुना होगा। अ शाउट विथ अप्लॉस। अ शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। अप्लॉस का मतलब क्या होता है? तालियां बजाते हुए। तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अगर कोई इंसान चिल्लाए तो उसको चीयर बोलते हैं। मतलब जैसे चीयर लीडर्स होता है, चीयरिंग पीपल्स होते हैं, वो लीडर्स जो चीयर करे, इसलिए चीयर लीडर्स आता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही चीयर्ड हिज फ्रेंड लाइक नो वन एल्स। मतलब उसने अपने फ्रेंड को इस तरीके से चीयर किया जैसे कोई नहीं कर रहा था। मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का वर्ड है इन कंटेक्स्ट ऑफ।
द सिचुएशन विद इन विच समथिंग हैपन्स। इन कंटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बोल दिया कि ये जो तुम स्टोरी देख रहे हो, इसको स्टोरी को ऐसे देखना कि बस एक कहानी है, मतलब एक हिस्टोरिकल कहानी, कोई रियलिटी नहीं है। तो आपने फिर उस स्टोरी को रियलिटी से जोड़ने की कोशिश नहीं करी, उसमें आपने ये नहीं देखा कि ये सच हो सकता है या सच नहीं हो सकता। आपने देखा अच्छा ठीक है हिस्ट्री है, बस को सुनना है, हो सकता है सच है, हो सकता है नहीं सच है। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, जो बात हो रही है उसी चीज़ को, बात को आगे बढ़ाना या उसी चीज़ को समझ के अपनी चीज़ को समझना। ठीक है, तो लिखा है वी हैव टू पुट थिंग्स इन कंटेक्स्ट, मतलब ये सब सारी चीज़ें हैं, हमें इनको कंटेक्स्ट में लाना पड़ेगा। कंटेक्स्ट में लाना पड़ेगा मतलब क्या हो, इन लोग को हमें थोड़ा समझ में अपनी लाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग की वोकैबुलरी क्या है, अनअपोलोजेटिक। अनअपोलोजेटिक का मतलब कहते हैं हैविंग नो रिग्रेट्स, जिसके पास कोई रिग्रेट ना हो, मतलब किसी ने कोई काम किया हो तो उसके लिए वो रिग्रेट ना फील करो। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, हमने जो काम किया उसके लिए शर्म, दुख फील होना कि ये काम हमने कर दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द रॉन्ग टास्क ही वॉज अनअपोलोजेटिक, मतलब गलत काम करने के बाद, गलत एक कर्म को निभाने के बाद भी वो कैसा बिहेव कर रहा था, अनअपोलोजेटिक, मतलब वो किसी से अपॉलोजी नहीं दे रहा था कि हमने एक गलत काम कर दिया, गलत टास्क उठा दिया तो हमें माफ़ कर दीजिए। वो कैसा था, अनअपोलोजेटिक था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का स्नबिंग। स्नबिंग का मतलब क्या होता है, हिज ओन एक्शंस मेड हिम फेस स्नबिंग। हिज ओन एक्शन, उसके जो खुद के एक्शंस थे, जिस तरीके से उसने काम किया, जिस तरीके से उसने कर्म किए, उसकी वजह से क्या झेलना पड़ा, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, अपनी बुराई झेलना पड़ा। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे एक ईडियम है, पास्ट वंस प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज़ का हाईएस्ट पार्ट। और एक पास का मतलब होता है जैसे हम लोग दो लोग दौड़ रहे हैं तो एक आदमी दूसरे आदमी को से आगे निकल गया, मतलब दौड़ते हुए उससे आगे बढ़ गया, तो बोलेंगे द फर्स्ट मैन पास्ट इट द सेकेंड मैन। तो इस पास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना। तो पास्ट वन प्राइम, पास्ट वन प्राइम का मतलब क्या होता है कि अपना जो प्राइम था, अपना जो बेस्ट मोमेंट था, जिस समय हम एज एन एथलीट या हो सकता है हम एज अ क्रिकेटर बेस्ट खेल रहे थे, फिजिकली, मेंटली, सोशली हम लोग काफ़ी बेटर थे। ठीक है, हम लोग की बॉडी पूरी अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी। तो उस प्राइम को पीछे छोड़ देना, मतलब वो समय जो एक एथलीट जब बूढ़ा हो जाता है, 40-45 साल की एज में आ जाता है, तो बोलते हैं ही हैज़ पास्ड हिज प्राइम, मतलब ये जो इसका प्राइम मूवमेंट था, जब ये मैक्सिमम था, जब सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा था, उसको पीछे छोड़ के आ गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, टू नॉट रिमेन एज इफेक्टिव एज वन वॉज इन द पास्ट। जैसा कि आदमी पास्ट में था, अपनी स्टार्टिंग ईयर्स में था, बिल्कुल अपने प्राइम में, अपने यूथ में था, उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना होना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एज अ सिंगर ही इज़ पास्ट हिज प्राइम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एज अ सिंगर ही इज़ पास्ट हिज प्राइम, मतलब सिंगर की तरीके, अब जो उसका समय आ गया है उसमें जो उसका बेस्ट पार्ट था वो निकल चुका है। ठीक है, मतलब वो इस एज में पहुंच गया जब वो अपना प्राइम मूवमेंट नहीं दे रहा है, अपना जो प्राइम परफॉर्मेंसेस है वो नहीं दे रहा है। तो पहला वर्ड है मार्कर। मार्कर का मतलब होता है अंडरलाइन करना, कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना। सेकेंड वर्ड है नॉट। नॉट का मतलब होता है एक हेड का क्विक मूवमेंट डाउनवर्ड किसी की रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है इंक्लूड एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड है वर्क। वर्क का मतलब होता है टू रिमेन अवेक, हमेशा लगातार क्या रहना, जागरूक रहना। ठीक है, डॉन। डॉन का मतलब कहते थे फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द मॉर्निंग, सुबह के समय पहली जो धूप होती है। ठीक है, चीयर। चीयर का मतलब क्या होता है, किसी के लिए अप्लॉज करना, किसी को ताली बजाना, किसी का प्रोत्साहन करना, इनकरेज करना किसी को। इन कंटेक्स्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, जो बात हो रही है उसी की समझ को बढ़ाना किसी चीज़ की हेल्प से। नेक्स्ट वर्ड अनअपोलोजेटिक। अनअपोलोजेटिक का मतलब होता है हैविंग नो रिग्रेट्स, किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट ना होना। नेक्स्ट वर्ड स्नबिंग। स्नबिंग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। एंड पास्ट वंस प्राइम। पास्ट वंस प्राइम का मतलब क्या था, अपना जो प्राइम था, अपना जो हाईएस्ट मूवमेंट था, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो अब चलते सीधे अपने आर्टिकल की हेडिंग पे। हमारे आर्टिकल की हेडिंग क्या कहती है, ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स का मतलब क्या होता है, सुनहरे रंग, काफ़ी सुंदर रंग जो इमर्ज होके बाहर आ रहे हैं, असलियत के रंग जो बाहर आ रहे हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव हम लोग के आर्टिकल की हेडिंग है। अब चलते अपने आर्टिकल की सब हेडिंग पे। हमारे आर्टिकल की सब हेडिंग क्या कहती है, द ऑस्कर्स सर्व्ड एज अ मार्कर ऑफ अमेरिकाज नॉट टू इंक्लूसिविटी। जो ऑस्कर थे, मतलब जो अवार्ड्स, जो बेस्ट अवार्ड्स होते हैं किसी भी एक इंसान के लिए जो कि एक्टिंग फॉलो कर रहा है, वो हम हर इंसान चाहता है कि हाईएस्ट मूवमेंट उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, एक ऑस्कर पाना। तो जो ऑस्कर थे, ऑस्कर ने सर्व किया। सर्व करने का मतलब क्या होता है, सर्व करने का मतलब किसी चीज़ को शो करना। तो ऑस्कर ने अपने आप को सर्व किया, ऑस्कर ने अपने आप को दिखाया। कैसे दिखाया, एज अ मार्कर। मार्कर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को बताना। तो जो ऑस्कर्स थे उन्होंने सर्व किया, उन्होंने इंपॉर्टेंट बताया। किस चीज़ की इंपॉर्टेंट बताई, ऑफ अमेरिकाज नॉट ऑफ इंक्लूसिविटी, मतलब
जो ऑस्कर्स थे उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि अमेरिका नॉड करता है। नॉड इन द सेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट पे अपने सर को बो करता है, अपने सर को झुकाता है टू इंक्लूसिविटी। मतलब अगर ऑस्कर्स से तो इसका मतलब सीधा नहीं है कि ये यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ पाएंगे जो अमेरिका के लोग हैं, इसमें वही लोग ऑस्कर्स जीत पाएंगे जो अमेरिकन मीडिया से आते हैं, ये जो अमेरिकन एक तरीके से हॉलीवुड से आते हैं। अमेरिका ने अपनी इंक्लूसिविटी दिखाई, अमेरिका ने ये चीज़ शो करी है कि अगर ऑस्कर्स है तो हर एक इंसान ऑस्कर जीत सकता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि वर्ल्ड के लेवल पे अपने आप को शो कर रहा है, अपनी एक्टिंग को बियॉन्ड ले जा रहा है अपनी कंट्री से, बैरियर से। मतलब बैरियर होता है ना कि ये कंट्री मेरी है, वो कंट्री तुम्हारी है, तो इन सब चीज़ों को तोड़ के एज एन एक्टिंग उस बैरियर को तोड़ के अपने आप को वर्ल्ड के लेवल पे दिखा सकता है। तो जो अमेरिका है वो वो करता है, अमेरिका इज्जत दिखाता है उस इंक्लूसिविटी को, उस एकता को जो किसके लेवल पे है, जो वर्ल्ड के लेवल पे। और इसका मार्कर क्या है, मतलब अगर ये चीज़ दिखाता है तो अमेरिका को शो भी करना पड़ेगा ना, अपने जो भी उसके एक्शन है उसमें डालना पड़ेगा ना। तो उस एक्शन में डालने के लिए जो उसका मार्कर है, मार्कर इन द सेंस जिस चीज़ की वजह से अमेरिका ये चीज़ शो करता है कि हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो क्या है, ऑस्कर्स। इसीलिए अब आगे अपने आर्टिकल पे चलते हैं। लिखा हुआ इंडियाज वोक अप एट डॉन, इंडिया वोक अप एट डॉन ऑन मंडे टुवर्ड्स द 95th अकेडमी अवार्ड्स हेल्ड एट डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस एंड चीयर्स द टू विन। इंडिया जगी, वोक लिखा हुआ है ना, वोक का मीनिंग हमने आपको क्या बताया था, वोक का मीनिंग बताया था जगना, क्योंकि इंडिया जगी, कब जगी, मंडे को जगी सुबह, किस चीज़ के लिए, टू वॉच, क्या देखने के लिए, द 95 एकेडमिक अवार्ड हेल्ड एट डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस। जो 95th एकेडमी अवार्ड्स हुए थे लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में, उसको देखने के लिए इंडियंस जगे बिल्कुल सुबह के समय और चीयर किया, मतलब अपलॉड किया, ताली बजाया, रिस्पेक्टेड फील किया, दिल में काफ़ी बेटर फील किया कि हमारे देश में 2 ऑस्कर्स आए हैं। ऑस्कर्स क्या होते हैं, वर्ल्ड के लेवल पे एक वन ऑफ द जैसे नोबेल प्राइजेज होते हैं, जिस भी देश के पास जाता है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, उसी तरीके से जब ऑस्कर्स किसी भी देश के पास जाते हैं तो उस देश को रिस्पेक्ट मिलती है। तो इंडियन सुबह जगे जल्दी जल्दी अपना रूटीन छोड़ के कि आज ऑस्कर्स देखेंगे, हो सकता है जो हमारे देश की फिल्म हो वो भी बेस्ट हो जाए। तो इंडियन सुबह के समय जगे, क्या देख लेंगे, 95th एकेडमी अवार्ड देखने के लिए, जो कि हेल्ड हुआ था मतलब जो कि प्लेस हुआ था लॉस एंजलिस डॉल्बी थिएटर में। और आगे लिखा हुआ डायरेक्टर Karthikeya Gonsalves, Tamil documentary The Elephant Whisperer became the first ever India's production to win the Oscar for the best documentary short film। जो कार्तिकेय गोंजाल्वेस है उनकी तमिल डॉक्यूमेंट्री, क्या नाम था उसका, एलिफेंट विस्परर। कैसी डॉक्यूमेंट्री थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी। वो पहली बार मतलब इंडिया की तरफ से पहली डॉक्यूमेंट्री बनी जिसने ऑस्कर जीता है, ठीक है, जिसको बुलाया गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के लिए। हम लोग का नेक्स्ट आगे हम लोग का आर्टिकल क्या बोलता है, डायरेक्टर SS राजामौली। जो डायरेक्टर SS राजामौली है उनकी तेलुगु फिल्म RRR एक ऐसी फिल्म जिसने सबका दिल जीता है, जिसने क्रॉस द वर्ल्ड इज्जत कमाई है और सब लोग नाचे हैं नाटो नाटो सॉन्ग्स पे, ठीक है। तो आगे बोल रहा है डायरेक्टर SS राजामौली की जो तेलुगु फिल्म थी RRR बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीचर प्रोडक्शन टू विन एन ऑस्कर व्हेन इट्स कैची नाटू नाटू वॉन फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। मतलब इससे पहले जब हम लोग की फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर, वो पूरी तरीके से इंडियन फिल्म नहीं थी, उसमें डैनी बॉयल थे, है ना, अमेरिकन एक उसमें प्रोड्यूसर जुड़ा हुआ था, डायरेक्टर जुड़ा हुआ था, इस वजह से वो पूरी तरीके से इंडिया ओरिजिन की फिल्म नहीं थी। वो जो ऑस्कर मिला एक तरीके से डिवाइडेड ऑस्कर था, ठीक है, इंडियन जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे और वहाँ के जो एक्टर प्रोड्यूसर थे उन लोग के बीच में डिवाइडेड अवार्ड था। लेकिन जो RRR मूवी है SS राजामौली की पहली इंडिया बेस्ड फिल्म है, पूरी तरीके से इंडियन फिल्म बनी है, जिसने ऑस्कर जीता है जाके, ठीक है, उसने ऑस्कर जीता। और उस फिल्म ने नहीं ऑस्कर जीता, उस फिल्म के किसी एक पार्ट ने ऑस्कर जीता, वो था उसका सॉन्ग। क्या सॉन्ग था, व्हेन इट्स कैची सॉन्ग। कैची सॉन्ग का मतलब क्या था, ऐसा सॉन्ग जो आपको मतलब नाचने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दे, खुश होने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है, आपके टेंशन ग्रास कर ले। नाटू नाटू वॉन फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। जो उनका नाटू नाटू सॉन्ग था वो उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला, सबसे अच्छा ओरिजिनल सॉन्ग पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी रिस्पेक्ट की बात है कि इंडिया के सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग के तरीके देखा जा रहा है। अब आगे अपने आर्टिकल पे चलते हैं, जिसके कंपोजर हैं MM कीरावनी और लिरिसिस्ट जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, जिन्होंने उनके वर्ड्स लिखे हैं, चंद्र बोस, ठीक है, चंद्र बोस ने इनके लिरिक्स लिखे हैं। आगे लिखा अमिट द चीयर, अमिट दिस चीयर। अमिट का मतलब क्या होता है, बीच में, जैसे आप कहीं खड़े हैं और चारों तरफ आपके कुछ हो रहा है, मान लो कोई पार्टी हो रही, तो आप बोलेंगे आई एम अमिट द पार्टी। तो अमिट द चीयर का मतलब क्या हुआ, उस चीयर के बीच में, उस खुशी, उस तारीफ, उस अप्लॉज के बीच में। हाउएवर, जबकि डायरेक्टर शौनक सेन्स ऑल दैट ब्रेथ लॉस्ट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू डायरेक्टर डैनियल रोहस नेवलनी।
जो उसी के बीच में, इन चेयरों के बीच में जो हमारी थर्ड नॉमिनी थी, जिसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोच रखा था कि शायद ये भी जीत जाएगी, वो लॉस्ट हो गई, वो हार गई। वो किससे हार गई? एक और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी डैनियल रोहेल्स की नेवलनी, उससे ये फिल्म हार गई। ठीक है, फिल्म नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री हार गई। आगे, ट्रिपल आर's win is a significant in the context of India's last win at Oscar 2009। बोल रहे जो ट्रिपल आर की विन है, जो ट्रिपल आर ने जीता है, इज़ अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब क्या था? वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ, फिर ये वर्ड है, अब इसका मतलब समझते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज लास्ट विन एट ऑस्कर इन 2009 फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोडक्शन स्लमडॉग मिलियनेयर। मतलब लास्ट बार जब इंडिया ने ऑस्कर जीता था 2009 में, स्लमडॉग मिलियनेयर में, लेकिन वो प्रोडक्शन कैसा था? वो ब्रिटिश प्रोडक्शन था। तो उस ब्रिटिश प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या हुआ? अगर उस ब्रिटिश प्रोडक्शन को देखें तो उसकी बात करते हुए, मतलब हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, तो आपने उसी में एक बात और जोड़ दिया कि तो मेरी क्रिकेट की चलती हुई बात में आपने एक और बात को लाके बीच में लगा दिया ना, तो इंपॉर्टेंट बात हो रही है, मतलब एक कोई बात हो रही, उसी में आपने उसी से रिलेटेड बात आगे बता दी, तो उसी को बोलते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ। तो बोल रहे हैं जो इंडिया की विन हुई थी ऑस्कर 2009 में, जो कि एक ब्रिटिश प्रोडक्शन स्लमडॉग मिलियनेयर थी, जिसको मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और स्कोर फॉर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान एंड लिरिसिस्ट गुलजार जयहो एंड रिजल्ट पोक्यूटी फॉर द बेस्ट साउंड मिक्सिंग। और लास्ट बार भी हम लोग को किस में ऑस्कर मिला था? लास्ट बार भी हम लोग को मिला था साउंड में ऑस्कर, मतलब म्यूजिक में ऑस्कर मिला था, जिसको इन 3 लोगों ने, गुलजार और AR रहमान साहब और साथ ही साथ रजल प्योक्यूटी ने मिलके मैनेज किया था, मतलब उस सॉन्ग को बनाया था। आगे हम लोग का आर्टिकल क्या बोल रहा है? वाइल दिस Danny Boyle's film can be described as a Western words interpretation of Indian cinema song, dance and mainstream मसाला। कहने का यहाँ पे मतलब है, ये जो डैनियल बॉयल की फिल्म थी, मतलब हम लोग को ब्रिटिशर्स में, हम लोग को अमेरिका में कैसे देखते हैं कि इंडियन फिल्म होता है, इसमें मसाला होता है, मसाला इन द सेंस मज़े के लिए गाने को डाल लेते हैं, तो ये समझ थी, ये उनकी समझ थी डैनी बॉयले की इंडिया के बारे में। तो एक तरीके से ऐसी समझ थी जो उनकी तरफ से आई थी, उसमें पूरी तरीके से इंडियन रियलिटी नहीं थी। लेकिन जो RRR है इज़ एन इंडियन मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन, लेकिन जो RRR है वो इंडियन मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन है, मतलब वो ऐसा प्रोडक्शन जो इंडिया में हुआ है, जो इंडिया में पूरी तरीके से किया गया है। तो RRR कैसा प्रोडक्शन है? इंडियन प्रोडक्शन है। वहीं पे जयहो कैसा प्रोडक्शन था? एक ब्रिटिश प्रोडक्शन था। दैट इज़ अनअपोलोजेटिक अबाउट स्पेक्टिकल एक्शंस, पीसेस एंड डांस नंबर्स। जैसे कि इंडिया में देखा जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से जो डांस नंबर होते हैं, जितने भी आइटम सॉन्ग्स होते हैं, ये सब मसाला होता है, मज़ा होता है। तो मतलब यहाँ पे लोगों को सब मजाक की तरीके लिया जाता है कि ये तो मजाक है। जो RRR है वो अनअपोलोजेटिक, मतलब वो कोई रिग्रेट नहीं करती, अपने आप को खुल के बोल्डली शो करती कि एज एन इंडिया सिनेमा वी शो डांस हाउ एज इट इज एंड म्यूजिक फॉर इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम लोग इंडियन सिनेमा के तरीके दिखाते हैं कि जो म्यूजिक है वो इंडियन सिनेमा का पार्ट है, जो इंडियन सिनेमा की रिच हिस्ट्री है उसी का म्यूजिक पार्ट है, साथ ही साथ उसमें डांस आता है। तो हम लोग के जो सॉन्ग्स है, हम लोग की जो मूवी है उसको कंप्लीट बनाता है, होलसम बनाते हैं सॉन्ग्स। इसमें कोई अनअपोलोजेटिक वाली बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड है अनअपोलोजेटिक। जो RRR है वो अनअपोलोजेटिक किसके लिए? स्पेक्टिकल एक्शन, बड़े एक्शन, ऐसा एक्शन जो देख के मजा आ जाए, और साथ ही साथ डांस नंबर्स। नाटू नाटू विन can be viewed as Academy's nod to cinema that captured the imagination of a multicultural American societies। ये जो नाटू नाटू डांस पे हम लोग का, जो नाटू नाटू सॉन्ग पे हम लोग को ऑस्कर मिला, ये दिखाता है, इसको देखा जाता है, लिखा है ना, जो नाटू नाटू की जीत है उसको देखा जा सकता है। कैसा देखा जा सकता है? एज द अकेडमीज नॉट, मतलब जो 95th अकेडमी अवार्ड्स था वो नॉट करती है, मतलब वो रिस्पेक्ट देती किसको? टू सिनेमा, उस सिनेमा को, इंडिया के सिनेमा को नहीं, पाकिस्तान के सिनेमा को नहीं, अमेरिका के सिनेमा को नहीं, चाइनीज सिनेमा को नहीं, वर्ल्ड के लेवल पे सिनेमा। जैसे वर्ल्ड नहीं बोलते क्रिकेट, क्या अच्छा क्रिकेट हुआ, उसमें इंडियन क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं होता, वर्ल्ड के लेवल पे सिर्फ क्रिकेट एज अ गेम। तो वैसे ही जो वर्ल्ड के लेवल पे सिनेमा है, जो आउट ऑफ द बैरियर है, बियॉन्ड एनी बैरियर है, ठीक है, दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन। ये दिखाता है कि जो नाटू नाटू है उसको देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? अमेरिका नॉट, अमेरिका रिस्पेक्ट दिखाता है सिनेमा को, वो सिनेमा जो कि कैप्चर करता है, ऐसा सिनेमा जो कैप्चर करता है इमेजिनेशन को ऑफ अ मल्टी कल्चरल अमेरिका सोसाइटी। मतलब जो अमेरिका की मल्टी कल्चर सोसाइटी है वो एक तरीके से इंक्लूसिव है, मतलब वो ऐसा नहीं बोलती है सिर्फ अमेरिकन ही कल्चर में ऑस्कर मिलेगा, सबको ऑस्कर मिल सकता है। तो जो अमेरिकन इमेजिनेशन है, अमेरिका की जो इंक्लूसिविटी है, मतलब सिनेमा के लेवल पे वो वर्ल्ड में चाहता है कि सब लोग आगे कॉम्पिटिट करें और जो बेस्ट हो वो जीते, है ना। तो जो अमेरिका की इंक्लूसिविटी है उसको दिखाता है, मल्टी कल्चरलिज्म को दिखाता है। मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा कल्चर से एक जगह काम कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, हारमोनी में है, ठीक है।
आगे हम लोग का आर्टिकल क्या कहता है, द अवार्ड हैज़ अगेन बॉट टू द फोर द डिबेट वेदर द ऑस्कर्स आर टू वाइड। बॉट टू द फोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फ्रंट में लाना। फिर एक परेशानी है यहाँ पे, जो अवार्ड्स हुए हैं इसमें फिर इन्होंने एक नोशंस को दिखाया, ऑस्कर्स आर टू वाइट। ऑस्कर्स आर टू वाइट का मतलब क्या होता है, ऑस्कर्स उन्हीं लोग को ज़्यादा मिलते हैं जो कलर में, जो अपने कॉम्प्लेक्शन में वाइट होते हैं, ठीक है। अभी एक एक्ट्रेस ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे लाया था, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली आर्टिस्ट थी, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं पार्टिकुलरली, और ये ऑस्कर्स टू वाइट आएगा पार्टिकुलरली विद द नॉमिनेशंस ऑफ द एंड्रिया रिसबॉर्ग इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर लीजे टू लीजेई। मतलब जो एंड्रिया रिसबॉर्ग है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला टू लीजेई के लिए, वाइडली क्रिटिसाइज फॉर स्नबिंग पोटेंशियल नेम्स सच एज वोयला for the Woman King and Daniela Deadwell for the Till, forcing the Academic Awards to prove whether she had secured the nod due to aggressive campaigning from her Hollywood peers। यहाँ पे सीधे से कहने का मतलब है, जो एंड्रिया रिसबॉर्ग है इनको बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, किसके लिए, टू लिसेई के लिए, जिसको वाइडली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अच्छी तरीके से लोग जिसकी बुराई कर रहे हैं। क्यों, फॉर स्नबिंग पोटेंशियल नेम, स्नबिंग, वाइडली क्रिटिसाइज फॉर स्नबिंग। स्नबिंग का मतलब क्या होता है, किसी को इग्नोर करना, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं कि जिसने इग्नोर किया इंपॉर्टेंट नेम्स, पोटेंशियल नेम, जैसे वोयला डेविस है, काफ़ी बेटर एक्टर है, जिन्होंने द वुमेन किंग में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, एंड द डैनियल डेडवाइलर फॉर द टिल, और जो डैनियल डेडवाइलर है इन्होंने टिल में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जब इतने इंपॉर्टेंट नेम्स थे, जब इतने अच्छे एक्टर्स थे, तो इनको छोड़ के अब इन्होंने रिसल बॉग को क्यों दिया, क्योंकि ये सिर्फ ज़्यादा वाइट है, देखने में ज़्यादा सिर्फ वाइट कम्प्लेक्शन की, इसलिए। तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा है। एंड फोर्सिंग द अकेडमी टू प्रूव वेदर शी हैज सिक्योर्ड द नॉट ड्यू टू अग्रेसिव कैंपेनिंग फ्रॉम आवर हॉलीवुड पीयर्स। कहने का मतलब है यहाँ पे जो रिसबर्ग है, इनके जो हॉलीवुड पीयर्स है, इनके जो हॉलीवुड दोस्त हैं, उन लोगों ने उनकी काफ़ी कैंपेनिंग की, उन लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ़ की है। जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं कहीं इसी की वजह से इनको अवार्ड मिला है, जिसमें एकेडमी प्रूव करेगी। मतलब ये जो अवार्ड है गलत तरीके से तो नहीं दिया गया है। आगे बोल रहे हैं द सिल्वर लाइनिंग इंक्लूसिविटी केम इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग एवरीवेयर। कहने का मतलब है द सिल्वर लाइनिंग इंक्लूसिविटी। सिल्वर लाइनिंग इंक्लूसिविटी, सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक ईडियम है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कभी आप लोग क्लाउड में देखेंगे तो क्लाउड में जहाँ बारिश होती है, क्लाउड जहाँ काला काला होता है, उसके पीछे सूरज छुपा होता है, इस वजह से क्लाउड के जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही होती है। तो इसका कहने का मतलब है बुरी से बुरी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव देख लेना। तो जो बुरी सिचुएशन हुई है जहाँ पे रिसबॉग को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो उसकी जो सिल्वर लाइनिंग, इस जो ऑस्कर्स है उसकी सिल्वर लाइनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी इंक्लूसिविटी किस चीज़ की, जब ऑस्कर आया इन द फॉर्म ऑफ किसों में, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये एक मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और एक ऐसी मूवी है, ये एक चाइनीज़ मूवी है जिसको ऑस्कर मिला है। तो ये दिखाता है इंक्लूसिविटी। ऐसा नहीं है कि ऑस्कर्स मिल रहे हैं तो बेस्ट मूवी अमेरिकन ही वो होगी, किसी भी कंट्री की वो मूवी हो सकती है, ठीक है। एवरीवेयर ऑल एट वंस, अ स्टोरी of an immigrant Chinese family securing 11 nominations and winning 7 of them। इन्होंने ये जो स्टोरी है इमिग्रेंट चाइनीज़ फैमिली की, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश से में आने वाला, ठीक है। इन्होंने 11 नॉमिनेशन करे और समझ लीजिए 7 में ऑस्कर जीत लिया, ठीक है। आगे इट्स टॉप प्राइज इंक्लूड बेस्ट पिक्चर्स एंड बेस्ट डायरेक्टर्स एंड एन अवार्ड फॉर वियतनामीज अमेरिकन किगी क्यूआन इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी। अब ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड के लेवल पे अलग अलग लोग ऑस्कर जीत रहे हैं, जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी यहाँ पे ह्यू क्यूआन ने जीत लिया है, और भी दिखा रही है मिस अमेरिकन थी। तो कुल मिला के ये दिखा रहा है कि ऑस्कर की इंक्लूसिविटी, ऑस्कर पूरी दुनिया को इंक्लूड करता है, सिर्फ अपने देश वालों को, अपने वाइट पीपल्स को आगे नहीं बढ़ाता है, अगर रेसलबॉर्ग वाली कहानी को छोड़ देते हैं तो, ठीक है। आगे इट्स लीड एक्टर Michael Yeoh became the first Asian woman to receive a nomination and a win in the Best Actress category। जिनकी जो लीड एक्ट्रेस है माइकल लियोन, ये पहली एक्ट्रेस बनी एशियन एक्ट्रेस, मतलब पूरे एशिया में ये पहली ऐसी एक्ट्रेस है जो नॉमिनेट हुई हैं और साथ ही साथ बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड जीती भी, क्योंकि आज तक जो मोस्टली अवार्ड्स मिले हैं वो अमेरिकन को मिले हैं। और रियलिटी में उनकी जो एक्ट्रेसेस होती हैं, उनका स्पेक्टेकुलेशन, जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को शो करती हैं, तो वर्ल्ड के लेवल पे अगर ऑस्कर्स उनको लगातार मिलते आ रहे हैं, तो एक लेवल ऑफ उन्होंने एक्टिंग, एक लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, एक्सीलेंस अपने वर्क में डाली भी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस विन फॉर अ नॉन वाइट अमेरिकन
अमेरिकन इन द लास्ट 20 ईयर्स। और पहली बार ये पिछले 20 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो नॉन वाइट अमेरिकन है, मतलब ऐसे अमेरिकन जो वाइट नहीं है, या अमेरिकन ऐसी ऐसी लेडी जो अमेरिकन नहीं है और जो नॉन वाइट है, मतलब जो जिसका कंप्लेक्शन वाइट नहीं है, ठीक है, उसने पहली बार अवार्ड जीता है। पिछले 20 साल में पहली बार हुआ है। शी हैज़ ग्रीटेड द 60 years old when she urged women not to let anyone ever tell them they had their past their primes। कहने का मतलब शी हैज़ ग्रीटेड का मतलब क्या, लोग तारीफ बजाने लगे। शी हैज़ ग्रीटेड का मतलब क्या, लोग तालियां बजाने लगे, लोग खुश होने लगे जब इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि द वुमेन्स आर नॉट शुड टेल दैट दे आर पास देयर प्राइम्स। मतलब जो वुमेन्स थी वो तो पुराने समय में बेस्ट हुआ करती थी, अब तो वुमेन्स इतने अच्छे एक्टर बची नहीं है। तो उन्होंने एक तरीके से इस चीज़ का रिप्लाई दिया है, खुल के इस चीज़ को बोला है। खुल के क्या चीज़ बोला है, खुल के इन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो वुमेन्स है आज भी बेस्ट है, और किसी के पास कोई भी कहने का ये हक नहीं है कि वुमेन्स तो पहले प्राइम थी, पहले बेटर थी, अब वुमेन्स इतनी बेटर नहीं बची हैं। तो किसी के हाथ में ये हक नहीं है ये चीज़ बोलने का। The other non-white films to make its presence felt through nominations and its win for best costumer designs was Black Panther's Wakanda Forever। Wakanda Forever कहने का मतलब है जो अदर नॉन वाइट फिल्म्स थी, वो फिल्म जो अमेरिका में नहीं बनी थी, उनका प्रेजेंस लगातार ऑस्कर्स में दिखता रहा। मतलब अलग अलग नॉमिनेशंस में वो फिल्म बार बार आती रही। तो अपने आपको ये सब फिल्म ऐसी है जो शो कर रही थी ऑस्कर्स में, ऑस्कर्स की इंक्लूसिविटी दिखा रही थी, ठीक है। जैसे कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मिला है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इन द ईयर्स अहेड दीज मल्टी कल्चर विंस शुड पेव द वे फॉर मोर आर्टिस्ट टू टेक टू द ग्लोबल स्टेज। कहने का मतलब है इन द ईयर्स अहेड, आने वाले सालों में, जो आगे साल आ रहे हैं, दीज मल्टी कल्चर विंस मल्टी कल्चर का विंस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि वो एक कल्चर जीत रहा है, ऐसा नहीं कि अमेरिकन सोसाइटी जीती मैं या इंडियन सोसाइटी जीत रही। अब हर एक अपने कल्चर से इंसान आ रहा है, बेटर हो रहा है, बढ़ रहा है, दिखा रहा है कि चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करे, चाहे किसी वो इथनिसिटी से बिलोंग करे, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, अगर उसके अंदर स्किल्स है, अगर वो अपनी मेहनत को डालेगा तो ऑस्कर भी जीत सकता है। ये रोड को पेव करेगा, पेव द रोड का पेव द वे लिखा है ना, पेव द वे का मतलब क्या होता है, उस रास्ते को तैयार करेगा। किस रास्ते को, फॉर मोर आर्टिस्ट टू टेक द ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज मतलब एक जो छोटे शहर में एक आदमी रहता है, एक्टिंग से उसको प्यार है और वो अपने दिमाग में सोचता होगा कि हम तो कभी ऑस्कर जीत ही नहीं सकते क्योंकि मेरा देश कभी ऑस्कर में गया नहीं है। तो उनके लिए रोड को पेव करेगा, उनके लिए उन रास्तों को बनाएगा कि अपने, अगर कोई आदमी एक्टर है तो उस ड्रीम को देखे, उस ड्रीम को परस्यू करे और देखे कि जैसे अलग अलग लेवल पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकन ही ऑस्कर जीत रहे हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंट्री के लोग ऑस्कर जीत जा रहे हैं। तो उस तरीके से वो भी अगर मेहनत करेगा तो अपने सपने को पूरा करते हुए वो भी ऑस्कर जीत सकता है, ठीक है। तो हम लोग का आर्टिकल यहाँ पे आज खत्म होता है। अब चलते सीधे अपने आर्टिकल की हेडिंग पे। हमारे आर्टिकल की हेडिंग वंस मोर पढ़ते हैं। कभी भी आर्टिकल खत्म हो जाए तो वापस उसकी फिर से हेडिंग पढ़िए, आपको ये समझ में आएगा किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल लिखा गया था, किस तरीके से आर्टिकल हमें क्या समझाना चाह रहा था। जैसे अब आपने जब आर्टिकल शुरू होगा तब सोच रहे होंगे ट्रू कलर्स क्यों बोला गया है। अब समझ में आया ट्रू कलर्स क्यों, क्योंकि मल्टी कल्चरलिज्म आगे आ रहा है, हर एक कल्चर से लोग आ रहे हैं, हर एक कलर के लोग आगे आ रहे हैं, समझ रहे हैं। नॉन वाइट भी आ रहे हैं, वाइट भी आ रहे हैं, हम लोग को जो सेमी ब्राउन बोला जाता है वो भी आ रहा है, ब्राउनिश पीपल्स भी आ रहे हैं। इसलिए ट्रू कलर्स, ऐसे कलर जो असली हैं, जो खिल के आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग के जो आर्टिकल की सब हेडिंग क्या है, द अमेरिकास सर्व्ड एज अ मार्कर, द ऑस्कर्स सर्व एज अ मार्कर ऑफ अमेरिकास नॉट टू इंक्लूसिविटी। कहने का मतलब क्या है, जो अमेरिका के ऑस्कर्स हैं उन्होंने सर्व किया, किस चीज़ को सर्व किया, एज अ मार्कर। किस चीज़ के मार्कर, अमेरिका की नॉट, अमेरिका का रिस्पेक्ट करना, इंक्लूसिविटी को, वर्ल्ड के लेवल पे सारे धर्म को, सारे रिलीजन को, सारे सिनेमा को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसको इज्जत करना, सर्व करना, ठीक है। हम लोग आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।